एमवीसी के एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो का टाइटल है व्हाट इज रेजर प्रोग्रामिंग। तो रेजर प्रोग्रामिंग बेसिकली आपका एमवीसी में यूज होता है और इसका जो मेनली यूज होता है वो होता है रेजर प्रोग्रामिंग का कि हम एमवीसी एप्लीकेशन में जो भी हमें ब्राउजर पे जो स्क्रीन दिखता है ना, जो यूआई दिखता है, यानी कि जिसको हम व्यू पेजेस बोलते हैं, तो रेजर प्रोग्रामिंग का यूज करके हम व्यू पेजेस क्रिएट करते हैं अपने एमवीसी एप्लीकेशन के लिए। अब ये जो व्यू पेजेस होते हैं ना, ये व्यू पेजेस क्रिएट करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है ट्रेडिशनल मेथड, जिसमें कि हम .aspx वाले जो हमारे वेब पेजेस होते हैं हम वो यूज़ करते हैं, ठीक है। और एक दूसरा तरीका क्या होता है जो कि रेजर पेज जिसको बोलते हैं, जिसका एक्सटेंशन क्या होता है .cshtml, जो कि रेजर पेज होता है एमवीसी के लिए प्योरली, तो हम वो यूज करते हैं। तो ये दो तरीका है। तो अगर हम ट्रेडिशनल तरीका यूज़ करते हैं .aspx वाला, अगर हम पेज यूज करते हैं तो इस पेज के अंदर आप देखोगे तो दो व्यू होते हैं। जो पहला व्यू होता है वो होता है सोर्स व्यू। अब सोर्स व्यू का क्या काम होता है? सोर्स व्यू के अंदर आप HTML का कोड लिख सकते हो, CSS का कोड लिख सकते हो और जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हो, ठीक है। और वहीं जो इसका दूसरा व्यू होता है जिसको बोलते हैं कोड व्यू, और कोड व्यू के अंदर आप क्या कर सकते हो? C# का कोड लिख सकते हो। पर अगर हम बात करें जो हमारे रेजर व्यू पेजेस होते हैं जिनका एक्सटेंशन .cshtml होता है, ये प्योरली एमवीसी के व्यू पेजेस होते हैं। अब इसमें क्या होता है? इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक सिंगल व्यू मिलता है जिसको बोलते हैं सोर्स व्यू। अब एमवीसी में आपको इसी सोर्स व्यू के अंदर आपको HTML का भी कोड लिखना है, CSS का भी कोड लिखना है, जावास्क्रिप्ट का भी कोड लिखना है और उसके साथ ही साथ आपको C# का भी कोड लिखना है इसी सिंगल सोर्स व्यू के अंदर। जो रेजर पेजेस होते हैं ना, वो लाइट वेटेड होते हैं एज कम्पेयर टू .aspx वेब पेजेस से, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो ASP.NET के ट्रेडिशनल .aspx वाले जो पेज होते हैं उसमें क्या यूज होता है? सर्वर कंट्रोल यूज होता है, ठीक है। और वो सर्वर कंट्रोल एग्जीक्यूट करने में काफ़ी टाइम लगता है, उस चीज़ को प्रोसेस करने में, एग्जीक्यूट करने में कई सारे साइकिल्स होते हैं, ठीक है। बट अगर हम रेजर पेज की बात करें तो इसमें क्या होता है? इसमें हम HTML पेजेस यूज करते हैं, इस वजह से ये लाइट वेटेड होते हैं और इनको मेंटेन करना बड़ा आसान होता है। और जो ASP.NET वाले सर्वर कंट्रोल होते हैं, ठीक है, उनको थोड़ा सा रेंडर करना थोड़ा सा टाइम टेकन होता है और थोड़ा हैवी व्यू होता है, ठीक है। और इसमें मोस्ट कॉमन क्या होता है? व्यू स्टेट, जो कि आपको रेजर पेजेस में आपको नहीं देखने को मिलता, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। और जब भी हम रेजर पेजेस पे हम कोड लिखते हैं तो हम सबसे पहले क्या बनाते हैं? @ लिखते हैं, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ये साइन हम यूज़ करते हैं और इसी ब्रैकेट के अंदर हम पूरा का पूरा अपना जो रेजर पेज का जो कोड होता है वो हम इसमें मेंशन करते हैं, ठीक है। बेसिकली रेजर पेज में क्या होता है कि हम एक साथ HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और C# ये सारी चीज़ें एक साथ हम एक ही व्यू पे लिखते हैं। अब रेजर व्यू पेज में कोड करने के तीन तरीके होते हैं। पहला होता है सिंगल लाइन स्टेटमेंट, दूसरा होता है इनलाइन स्टेटमेंट और तीसरा होता है आपका मल्टी लाइन स्टेटमेंट। अब जो आपका सिंगल लाइन स्टेटमेंट है, इसमें क्या होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, अगर हमें कुछ भी लिखना है सबसे पहले क्या लगाएंगे? @ लगाएंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज और इसके अंदर आप जो भी बनाना चाहते हो, जैसे कि अगर मुझे एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाना है जिसका नाम क्या होगा? नेम, और नेम की जो वैल्यू होगी, अब इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे दे दूंगा, दैट इज ओके, ये देखो। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, आप कोड लिख सकते हो, इसको बोलते हैं सिंगल लाइन स्टेटमेंट। आप नीचे भी देख सकते हो। तो ये देखो, यहाँ से मैंने इसको ओपन किया और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट यानी कि जो स्कोप है, ब्लॉक ऑफ स्कोप, इसी लाइन में वो स्टार्ट हुआ और इसी लाइन में खत्म हो गया। यहाँ पे हमने क्या बनाया? एक वेरिएबल बना जिसका नाम क्या है? A। दूसरी लाइन में हमने क्या किया? उसी वेरिएबल A को हमने वैल्यू असाइन की और तीसरी लाइन में फिर से हमने डिक्लेयर किया एक ऑब्जेक्ट। फिर यहाँ पर आप देखो, अगर मुझे इसको प्रिंट करना है, मान लो अगर ये जो वेरिएबल बनाया नेम, अगर मुझे इसको प्रिंट करना है तो प्रिंट करने के मेरे पास कई सारे तरीके हैं। पहला तरीका क्या? सपोज अगर मुझे ये किसी पैराग्राफ में अगर मुझे प्रिंट करना होगा तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? माई नेम इज, अब @ लगाओ और आपका जो वेरिएबल का नाम है वो आप यहाँ पे प्रिंट कर दो, सिंपल। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो, ये जो आपका नाम आपने दिया था उस वेरिएबल में वो यहाँ पे प्रिंट होके आपको दिख रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से हम करेंगे। जो हमारा सेकंड होगा इनलाइन स्टेटमेंट। इनलाइन स्टेटमेंट में बेसिकली क्या होता है? हम C# का कोड और HTML का कोड दोनों एक साथ लिखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख पा रहे हो, हमारे पास क्या है? एक H3 हेडिंग टैग है, एक हेडिंग टैग है H3। इसमें हमने लिखा है कि वैल्यू ऑफ काउंट, और यहाँ पर एक वेरिएबल है जिसका नाम क्या है? @ काउंट, और उसकी कोई वैल्यू होगी, ठीक है, और वो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी।
जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो, मान लो वैसे ही हमने यहाँ पे काम किया ना, हमने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम क्या है ए में हमने क्या 50 स्टोर कर दिया। अब यहाँ पर हम उसको प्रिंट कर रहे हैं। हमने कहा कि H3 में द वैल्यू ऑफ ए इज, इस वेरिएबल की जो ए की वैल्यू होगी वो यहाँ पर आपको उसको प्रिंट कर देना है, राइट। तो ये आपका इनलाइन हो गया। उसी तरीके से फिर हम क्या बनाएंगे, मल्टी लाइन। जब भी हम मल्टी लाइन प्रोग्रामिंग करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे @ फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इसके अंदर जितना भी आपको कोड करना है, जो भी कोड आपको करना है वो आप इसके अंदर कर लो। तो सपोज मुझे क्या करना है, मुझे डेट प्रिंट करना है। तो मैंने बोला एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम क्या होगा डेट, और इसकी जो वैल्यू होगी वो कहाँ से आएगी, ये आएगी डेट टाइम डॉट नाउ डॉट टू शॉर्ट डेट स्ट्रिंग। ओके, यहाँ से हमें डेट मिल जाएगा। फिर उसके बाद एक और हम वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम क्या होगा वेरिएबल टाइम, और इसमें भी हम क्या लगाएंगे, हमें क्या चाहिए, टाइम चाहिए। तो डेट टाइम डॉट नाउ, ओके, इसके बाद डॉट टू शॉर्ट टाइम स्ट्रिंग, ये देखो, ठीक है, ये दो वेरिएबल हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वेरिएबल का काम क्या है हमारे पास, अब ये दो वेरिएबल तो हमने बना लिया, अब इसको प्रिंट करना है। तो प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे, अब हमें प्रिंट करने के लिए मान लो हमारे पास H3 है, ये लिखा है H3। अभी H3 में क्या लिखोगे, मान लो आप यहाँ पे दे देते हैं टेक्स्ट लिख देते हैं कुछ, मैंने बोला टुडेज डेट इज, और इसके बाद हम लगाएंगे @ अब यहाँ पे भाई आपका जो भी वेरिएबल का नाम है, डेट नाम था, वो आप यहाँ पे दे दो, ठीक है। और फिर आप एक और H3 टैग यहाँ पे क्रिएट करोगे, और जिसमें आप लिखोगे टाइम के बारे में, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, करेंट टाइम इज, फिर आपको लगाना है @ फिर यहाँ पे आपका टाइम वाला जो वेरिएबल है वो आपको यहाँ पे देना है। ओके, हो गया, और इसको आप सेव कर लो। तो ये आपका क्या है, मल्टी लाइन स्टेटमेंट। ओके, आप चाहो तो इस चीज़ को आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लगा देते हैं H1 हेडिंग 1, इसके अंदर क्या लिखेंगे, इसके अंदर हमने ये टेक्स्ट दे दिया, ठीक है, सही है। फिर उसी तरीके से इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे लगा देते हैं हेडिंग 1 H1, इसके अंदर हमने जस्ट हेडिंग दे दिया कि हमें पता चले कि हमने कौन से टेक्निक को यूज़ किया है और उसका क्या आउटपुट हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये अब हमें क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये सिंपल सा, आपने जो कोड आपने जो ट्रेडिशनल ASP.NET वेब फॉर्म में किया था वेबसाइट बनाने के लिए, वही सेम कोड हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। कोड में कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, बस कोड को लिखने का एक छोटा सा उसमें सिंटैक्स ऐड हो गया है कि आपको पहले @ एंड कर्ली ब्रैकेट मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपके पास एक सिंगल व्यू है और उसी सिंगल व्यू में आपको सारी चीजें लिखनी है। अब यहाँ पर देखो सिंपल, अगर हम क्या है सिंगल लाइन स्टेटमेंट में तो हमने सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर किए थे, वैल्यू सेट किया था, तो उसका कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। दूसरे में क्या किया था मैंने, इन लाइन स्टेटमेंट में हमें HTML टैग के साथ साथ हम चाहते हैं कि हम अपने अगर किसी वेरिएबल या किसी मेथड को कॉल करना है या किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना है तो हम वो यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आउटपुट आपको दिख रहा है। फिर अगर मल्टी लाइन अगर आपको करना है, मान लीजिए कि आप चाहते हो कि हमें मल्टीपल लाइन एक ही बार में लिखना है, तो सिंपल आप मल्टी लाइन स्टेटमेंट को फॉलो करो। और यहाँ पर हमने क्या किया था, एक वेरिएबल था जिसमें हमने डेट स्टोर कर दिया था, एक वेरिएबल में हमने टाइम स्टोर कर दिया था, और फिर नीचे आके हमने उसको जो H3 हेडिंग था उसमें हमने प्रिंट कर दिया था। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि आपको ये इसका आउटपुट आपको देखने को मिल जा रहा है। अब देखो, अगर आप मल्टी लाइन स्टेटमेंट पे काम कर रहे हो ना, तो इसमें क्या होता है, इसमें एक चीज़ क्या होता है कि आप डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, तो अगर आप मल्टी लाइन स्टेटमेंट ब्लॉक पे काम कर रहे हो ना, तो यू कैन राइट एनी HTML कोड डायरेक्टली विदाउट इंक्लोजिंग देम इन डबल कोटेशन, ठीक है। तो आप बिना डबल कोटेशन को भी आप उन्हें लिख सकते हो। वेयर एज इफ वी वांट टू यूज एनी स्टैटिक टेक्स्ट वी नीड टू either prefix it with @: आपको ये लगाना पड़ेगा। अगर आपको हार्ड कोडेड टेक्स्ट लिखना है अपने इस रेजर सिंटेक्स के थ्रू, ठीक है, तो वो आप कैसे करोगे, तो वो तरीका मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। जो भी मैं यहाँ पे जो हमारा एक ये भी मतलब मल्टी लाइन का ही पार्ट है, बस इसमें आपको एक छोटी सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सपोज करो यहाँ पर देखो, तो ये तो हमारा हो गया सिंटेक्स बन गया, ठीक है, ये सिंटेक्स बन गया। अब इस सिंटेक्स में हम क्या करेंगे, मान लो हमने ये जैसे हमने ऊपर दो वेरिएबल क्रिएट किए थे ना, वैसे ही वेरिएबल हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं डेट 1, इसका नाम दे देते हैं टाइम 1, ठीक है। ये दो वेरिएबल हमने बना लिए। अब हमें क्या करना है, मैं चाहता हूँ भैया अब मुझे यहाँ पर HTML टैग नहीं लिखना है, समझ रहे हो बात। यहाँ पर तो मैंने क्या किया था, H3 लिखा था, HTML टैग। मैं चाह रहा हूँ नहीं भाई, मुझे HTML टैग नहीं लिखना है, कोई और रास्ता बताओ। तो मैंने कहा ठीक है, इसका रास्ता क्या है, आप लगाओ @ लगाओ, फिर क्या लगाओ, ये लगा दो, ठीक है, @ लगा लो। फिर उसके बाद जो भी आप लिखना चाहते हो, ठीक है, वो आप यहाँ पे लिख दो। टुडेज डेट इज, उसके बाद @ यहाँ पर आपका जो भी वेरिएबल है डेट 1, आप उसको यहाँ पे पास कर सकते हो, ओके। फिर दूसरा तरीका मैंने कहा @: अब इसके बाद अब यहाँ पे क्या लिखोगे, करेंट टाइम इज, उसके बाद आपको @ के बाद जो भी आपका वेरिएबल है टाइम 1, आप उसको यहाँ पे
ऐड कर लो, सिंपल। ओके, ये देखो। और अगर आपको लगे कि इसमें अलाइनमेंट थोड़ा ऊपर नीचे है तो कंट्रोल के डी आप प्रेस करोगे, ऑटोमेटिकली कोड का अलाइनमेंट सेट हो जाएगा। ये देखो, दोनों में डिफरेंस देखना भाई, दोनों ही क्या है, मल्टी लाइन स्टेटमेंट है, बट एक में क्या है कि मैंने यहाँ पर HTML का टैग यूज किया कि अगर आपको किसी HTML में प्रिंट कराना है कोई आउटपुट तो आप करा सकते हो। और एक दूसरा तरीका क्या है कि अगर आपको डायरेक्टली स्टैटिक कोड लिखना पड़े, स्टैटिक टेक्स्ट लिखना पड़े आपके कोड में, तो आपको उसे या तो डबल कोटेशन में लिखने की भी जरूरत नहीं है, सिंपली आप क्या यूज करोगे, @ और कोलोन। ये @ और कोलोन आपको यूज करना ही करना है, ठीक है। और तब जो भी आप टेक्स्ट लिखना चाहते हो वो पूरा टेक्स्ट आप लिख दो, चाहे वो एक लाइन का हो, एक पेज का हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसका आउटपुट देखो, आप यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही हैं, दिख रही हैं कि नहीं दिख रही हैं, देखो, ठीक है। डेट, टाइम, सब कुछ आपको यहाँ पे दिख गया। तो ये इस तरीके से काम करता है आपका रेजर सिंटैक्स। अब हम इसमें क्या करते हैं भाई, इसमें अब हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे, जैसे कि इसमें हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे इफ एल्स के, कुछ फॉर लूप्स के, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल करते हैं। तो अब इसमें से पहला जो एग्जाम्पल है अपना, अगर आप यहाँ पे @ कोलोन लगा के स्टैटिक टेक्स्ट आप दे सकते हो, वो हो गया। एक तरीका ये है कि आपको एक टेक्स्ट नाम का एक टैग मिलता है। क्या मिलता है? टैग। टेक्स्ट नाम का एक टैग मिलेगा। आप लिखो टेक्स्ट, फिर जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हो वो टेक्स्ट लिखो, फिर उसके बाद जब आप बंद कर रहे हो जहाँ पे, और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने लिखा करंट टाइम इज़, और इसी में मैंने फिर वो वेरिएबल को यहाँ पे कॉल कर दिया कि भैया जो वेरिएबल है वो भी इसकी वैल्यू यहीं पे प्रिंट कर दो, और ये सब क्या बने, इसका एक टेक्स्ट बने। तो आपको क्या लिखना, जब भी कोई टेक्स्ट लिखना पड़ेगा तो टेक्स्ट वाला टैग ले लेना, इसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखना है लिख देना। अगर कोई वेरिएबल भी चाहते हो प्रिंट करना तो वो भी मेंशन कर सकते हो, और फिर आप इसको क्लोज कर देना। इफ़ कंडीशन अगर इसमें एग्जीक्यूट करना है तो आप कैसे करोगे इफ़ कंडीशन? तो एक यहाँ पर हम कमेंट कर देते हैं कि भाई हम इफ़ कंडीशन यहाँ पे रेजर प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं। अब इफ़ में क्या करना है, देखो सबसे पहले तो आपको ये तो लिखना पड़ेगा @ ये आपने लिख दिया, ओपनिंग क्लोजिंग। अब इसमें क्या करना है, मुझे बनाना है एक वेरिएबल, तो मैंने कहा इंटीजर x, और x की वैल्यू 131, ये हो गया। फिर क्या करेंगे, मैंने बोला इफ़ के बाद हमने लिखा कि अगर x जो हो, फिर मॉडुलस ऑपरेटर जो कि रिमाइंडर को देखता है, इक्वल 2 = 0। अगर रिमाइंडर 0 आ गया इनका, तो फिर आपको क्या करना है, ओपनिंग क्लोजिंग। इसमें क्या लिखोगे, अब इसमें मैं चाहता हूँ कि इसमें मैंने दे दिया एक H4 टैग यहाँ पे यूज़ किया, मैंने कहा x की वैल्यू को प्रिंट करो, फिर एक टेक्स्ट यहाँ पे मेंशन कर दो, ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद क्या लिखेंगे, फिर इल्स पार्ट पे आ जाओ। तो जैसा कोड आप लिखते थे अपने ASP.NET वेब फॉर्म डेवलपमेंट में, जो भी कोड लिखते थे वही सेम कोड आपको इसमें MVC में भी करना है, क्योंकि C# का कोड है ना, कोड तो सेम रहेगा, बट थोड़ा सा लिखने का तरीका थोड़ा सा आपका चेंज हुआ है इसमें। और इसके बाद इल्स पार्ट में भी आपको ये नंबर इज ऑड या नंबर इज इवन, तो सिंपल क्या कर रहे हैं हम, इफ कंडीशन की हेल्प से इवन या ऑड हम ये चेक कर रहे हैं। और लास्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको HR टैग दे देंगे, ठीक है, लाइन ब्रेक कर दिया, सिंपल। ये देखो, इसको आप रन कर लो। चलो भाई, इसका आउटपुट चेक करो। यहाँ पर देखो 131 इज ए ऑड नंबर, देखो, ये देखो आपको आउटपुट देखने को मिल जा रहा है। चलो अब सेकंड जो एग्जांपल है वो है लूप। रेजर प्रोग्रामिंग में हम फॉर लूप कैसे यूज करेंगे? देखो, सपोज हमने बनाया एक एरे, ठीक है, यहाँ पे देखना, एक एरे बनाया जिसका नाम क्या है, कलर्स, और इसमें कुछ कलर्स हमने यहाँ पर ऐड कर दिए। उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा कि लिस्ट ऑफ कलर प्रिंटेड यूजिंग फॉर लूप, एक हमने टेक्स्ट प्रिंट कर दिया H3 में। उसके बाद हमारे पास क्या है, ऑर्डर लिस्ट, ये है, ये लगाया मैंने ऑर्डर लिस्ट। अब ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम लिखेंगे फॉर लूप का सिंटैक्स। अब यहाँ पर देखो, मैंने लिखा सिंपली फॉर @ लगा दिया, क्योंकि कोड करने जा रहे हैं, डायरेक्टली आप @ लिखो, @ फॉर, यहाँ पर लगाया फॉर, फिर इंटीजर i = 0, i लेस देन जो भी आपका एरे है, एरे की जो भी लेंथ होगी, लेंथ से एक कम होगा, और i++। और फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिस्ट आइटम जो टैग होता है उसमें हम एक एक करके जितने भी इस एरे में कलर होंगे उन सबको प्रिंट कर देंगे। ओके, तो ये एक तरीका आपका ये हो गया। और फिर जब आप यहाँ पर लिस्ट आइटम आपका प्रिंट हो जाए तो आपको क्या करना है, इसको क्लोज कर देना है। ओके, तो ये तो हो गया आपका कि जब आप उसको ऑर्डर लिस्ट में प्रिंट करो। अगर आपको इसी को अनऑर्डर लिस्ट में प्रिंट करना है, फिर से यही कॉपी कर लो, बस जहां पर आपने OL लिखा था उसकी जगह पे UL कर दोगे, अनऑर्डर लिस्ट। बाकी सारी चीजें सेम है। ये भी आपको जो भी कलर है उसका सारा आउटपुट आपको शो कर देगा। चलिए जरा आउटपुट चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला था जो हमने यूज किया था ऑर्डर लिस्ट, जैसे कि यहाँ पर जो भी कलर थे, सारे 5 कलर थे, पांचों कलर 1 2 3 4 5 एक ऑर्डर लिस्ट के रूप में यहाँ पे प्रिपेयर हो गए हैं। आपको ये दिख गया आउटपुट। दूसरा जो बनाया था हमने, वो बनाया था अनऑर्डर लिस्ट में। तो यहाँ पर आपको देखो एक अनऑर्डर लिस्ट आपको देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ उस लिस्ट, उस एरे में जितने भी कलर थे, सारे कलर के नाम आपको यहाँ पे दिख गए इजीली। तो इस तरीके से आप इसमें फॉर लूप बड़े ही आसानी से यूज कर सकते हो। और जैसे ही हमने फॉर लूप यूज किया था, सेम उसी तरीके से हम इसमें फॉर ईच लूप यूज करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर देखो क्या किया, सिंपली हमने यहाँ पे लिखा है भाई फॉर ईच लूप हम बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे फॉर ईच लूप
अब यहाँ पे फिर से हमने ऑर्डर लिस्ट लगाया और इसमें हमने अब वही सेम है, वही हमारे पास वही एरे है, ये कलर्स वाला एरे है। अब इसमें से उसी चीज़ को निकाल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर ईच लूप। तो ये हमारा ऑर्डर लिस्ट तैयार हो गया इससे। फिर अगर उसी चीज़ को हम अनऑर्डर लिस्ट की हेल्प से करें, देखो कोड लिखने का दो तरीका मेरे भाई। एक तरीका क्या है कि डायरेक्टली आप यहाँ पे लिखो @ फिर कोड लिखते चले जाओ, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि अब जो लिखते थे पहले आप @ लिखो, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करो और उसके अंदर कोड लिखो, तो ये भी एक तरीका है, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, तो जो भी आपको सही लगता है आप दोनों तरीका अपना सकते हो, ठीक है। पर दोनों की ही हेल्प से आपको आउटपुट आपको सिमिलर मिलेंगे, ठीक है। बट एक में आपने ऑर्डर लिस्ट यूज कर रखा है तो उसमें आपको उस लिस्ट का सीरियल नंबर आपको दिख जाएगा 1 2 3, और जिसमें अनऑर्डर है तो उसमें आपको उसकी जगह पे कोई सिंबल आपको वहाँ पे दिखेगा, जो भी डिफॉल्ट सिंबल होगा उसका। चलिए आउटपुट चेक करते हैं, लास्ट में आ जाते हैं। यहाँ पे देखो फॉर ईच लूप का, ठीक है। ये है ऑर्डर लिस्ट और ये है आपका अनऑर्डर लिस्ट, राइट। इस तरीके से आप इजीली रेजर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, यानी कि रेजर प्रोग्रामिंग का मतलब कि एक ही व्यू पे जहाँ पे हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट और C# का भी कोड करें, ये हमारा रेजर सिंटैक्स है, जो कि फास्टर एग्जीक्यूट होता है, लाइट वेटेड होता है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल ASP.NET वेब पेजेस। ओके, तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।